Hello. So, yesterday we have studied electrolysis. Electrolysis is a process in which an electrolyte means ionic compound, in fused or solution state break into its ions, and ions are deposited or liberated at the electrodes when electricity is passed to it. जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयनिक कंपाउंड या हाईली पोलर कंपाउंड फ्यूज्ड स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में बिजली पास होने पर अपने आयन में ब्रेक हो जाता है और वह आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट या लिबरेट हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर दो ही आयन है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टाइम विल गो टू कैथोड एंड गेट रिड्यूस्ड, एनायन विल गो टू एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, कैथोड को हम लोग माइनस लिखते हैं, एनोड को हम लोग प्लस लिखते हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात इसलिए बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड माइनस एनोड प्लस। अगर एक से ज़्यादा आयन इलेक्ट्रोड पे चला गया तो वहाँ कंपटीशन होगा, और आप जानते हो दुनिया का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो दो आयन जब रहेंगे तो दोनों आयन चाहेंगे, दो कैटायन रहेंगे तो चाहेंगे हम चले जाएं कैथोड पे और हम डिपॉजिट और लिबरेट हो जाएं। दो एनायन रहेंगे तो वो जाएंगे एनोड पर, वो भी चाहेंगे हम डिपॉजिट या लिबरेट हो जाएं। तो क्या होगा आप समझते हैं, जहाँ दो है तो वहाँ कंपटीशन है। तो जो फिटेस्ट होगा, व्हाट इज फिटेस्ट मीन्स, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह कैथोड पर रिड्यूस्ड हो जाएगा। अगर दो आयन कैथोड पर गया तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वह रिड्यूस हो गया, दूसरा पीछे छूट जाएगा। अगर दो एनायन एनोड पर गया तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा पीछे छूट जाएगा। यही प्रिंसिपल है। एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एक है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, बहुत सारे मेटल को, खासकर जो एस ब्लॉक के मेटल हैं, सोडियम पोटासियम ये सब, उनका मेटलर्जी करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से। दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हुआ जो मेटल हम प्राप्त करते हैं किसी मेथड से, उसको रिफाइन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। और तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी एक मेटल के सरफेस पर दूसरे मेटल का हम लेयर चढ़ा देते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। आपने देखा गैल्वेनाइज्ड शीट, गैल्वेनाइज्ड, आप एक घर में कोई अगर होगा, क्या नाम है उसका, बक्सा, तो देखे होंगे पुराने जमाने का बक्सा लोहे का होता था, आजकल वाइट होता है, वो गैल्वेनाइज्ड शीट कहते हैं उसको। गैल्वेनाइज्ड मतलब लोहा पर जस्ते का लेप लगा हुआ है। ठीक है, तो तीन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो मैं लिख देता हूँ। एप्लीकेशंस, पहला है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी मीन्स extraction of metals by the electrolysis of fused metal ore। जैसे कल बताए थे NaCl लिक्विड का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वी शैल गेट सोडियम solid
एंड हाफ कूलिंग गैस, ये मिल गया। एग्जाम्पल हैं इसके अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड एल्युमिनियम। इसका एक्सट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी से। हम उसके मेटल उनको फ्यूज करते हैं और उससे बिजली पास करते हैं, तो मेटल कैथोड पर मिल जाता है। दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जो मेटल हम अदर मेथड से ऑब्टेन करते हैं उसमें जो इम्प्योरिटी होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस से दूर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे आगे मेटलर्जी में, इम्प्योर मेटल का लेते हैं एनोड और प्योर मेटल का लेते हैं कैथोड। प्योर मेटल ये है कैथोड और ये है एनोड। मान लीजिए कॉपर का है, एक इम्प्योर कॉपर है, ये प्योर कॉपर है, और यहाँ है उसी मेटल साल्ट का सॉल्यूशन। हम कॉपर एग्जांपल लें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये इम्प्योर कॉपर, ये प्योर कॉपर। इसी तरह से अगर आयरन है, ये इम्प्योर आयरन, ये प्योर आयरन, ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन उसी साल्ट का। इलेक्ट्रोलाइसिस अब करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये CuSO4 इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर Cu2+ और SO4 2- में डिकम्पोज करता है। एनोड पर एनाइन जाएगा, यहाँ कॉपर है सॉलिड, उससे कंबाइन करेगा और CuSO4 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और कैथोड पर कैटाइन जाएगा, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर सॉलिड बनकर निकलेगा। ध्यान दीजिए क्या हुआ है। मान लेते हैं हमको कॉपर का करना है प्यूरिफिकेशन, हम कहीं से कॉपर का एक्सट्रैक्शन की, हम इम्प्योर है उसको प्यूरिफाई करना है, तो हम इम्प्योर कॉपर का एनोड लेंगे, प्योर कॉपर वायर कैथोड लेंगे और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रोलाइट में। क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट डिकम्पोज करेगा कॉपर 2+ और सल्फेट 2- में। केटाइन है, कैथोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ये कॉपर यहाँ से यहाँ आकर डिपॉजिट हो जाएगा। और सल्फेट यहाँ आएगा, कॉपर से कंबाइन कर लेगा, कॉपर सल्फेट बनाकर फिर इसमें सॉल्यूशन में आ जाएगा। गौर कीजिए क्या हो रहा है। एनोड का कॉपर जा रहा है सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से कॉपर जा रहा है कैथोड पर। मतलब क्या हुआ, ये कॉपर यहाँ से सॉल्यूशन होते हुए यहाँ आकर डिपॉजिट हो रहा है। इस तरह सारा कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा और जो गंदगी है वह नीचे बच जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं एनोड मड। एनोड मड, impurities left at the anode।
ठीक है। एनोड पर जो इम्प्योरिटी बच जाएगा वह एनोड मड कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, कौन बचेगा, कौन बचेगा, बताइए। अभी पूछता है सवाल लोग, कोरोना से कौन बचेगा, उसी तरह क्वेश्चन है, कौन बचेगा। तो कौन बचेगा, जो कॉपर से लेस रिएक्टिव हो। याद रखिए, अगर कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं हम, तो कॉपर से जो लेस रिएक्टिव है वह बचेगा। याद रखिएगा, लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस मीन्स लेस देन द मेटल यूज्ड। सिल्वर बचेगा, गोल्ड बचेगा, जिंक नहीं बचेगा। अगर जिंक यहाँ रहेगा तो जिंक की पहले रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, तो आप प्योर नहीं कर पाइएगा। तो दूसरा एप्लीकेशन हुआ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, मतलब प्यूरिफिकेशन। जो मेटल हम किसी और मेथड से लाएंगे, जो इलेक्ट्रो मेटलर्जी से लाएंगे वो तो प्योर ही होगा। जो दूसरे मेथड से लाएंगे, जो पढ़ेंगे आप, पायरोमेटलर्जी है या हाइड्रोमेटलर्जी है, उससे लाएंगे, उसको प्यूरिफाई कर लेंगे। और तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बहुत कुछ आता है, इलेक्ट्रोटाइपिंग, प्रिंटिंग, ये सब बहुत कुछ, उस सब का एग्जाम्पल वही है। तीसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स covering of surface of one metal by other metal. एग्जाम्पल इसका गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब प्लेटिंग ऑफ जिंक। आप एल्युमिनियम पर गोल्ड का लेप करके उसे गोल्ड रूप में बेच सकते हो। मार्केट में बहुत लोग करते हैं साथ 2 नंबर का काम। लेस लोअर प्राइस वाले मेटल पर हायर प्राइस वाले मेटल का लेयर कर लेते हैं और उसको मार्केट में बेच लेते हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे कोई। तो बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है, थोड़ा स्क्रीन डाउन हो जाएगा तो देखिए। हाँ थोड़ा सा स्क्रीन डाउन कर सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं कर, अब दिखता है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये वाला इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो 3 मेन एप्लीकेशन हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। कौन कौन? पहला क्या था, इलेक्ट्रोमेटलर्जी मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। दूसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। और तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स कोटिंग वन मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अदर मेटल्स। ये 3 में हुए। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात। एक इंपॉर्टेंट बात तो वही था जो कल बताए थे, आज ही बताए हैं कि कहेगा प्रोडक्ट क्या मिलेगा। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन है कि इसके इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस पर न्यूमेरिकल होगा। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस 2 लॉ है। एक लॉ है W वैरीज एज Q और W इक्वल टू ZQ, क्योंकि Q बराबर होता है C इंटू टी, सो W इक्वल टू Z इंटू C इंटू टी। फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2। यही 2 लॉ है फैराडेज का। पहला लॉ
आपको देख के लग रहा होगा क्या है। पहला लॉ है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, कितना आयन डिपॉजिट होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। अमाउंट ऑफ आयंस डिपॉजिटेड प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। और दूसरा लॉ है, इफ सेम करंट इज पास्ड थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइट्स, देन the mass of ions deposited or liberated is proportional to its equivalent mass. E is equivalent mass. तो ये टू लॉज, इस दोनों पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। और एक फार्मूला और होगा, इसी से निकलेगा, हम दिखाएंगे बाद में आपको। वो आएगा E1 बाई E2 बराबर Z1 बाई Z2। E1 बाई 2 इक्वल टू Z1 बाई Z2, जहाँ पर सभी टर्म के मीनिंग हम लिखते हैं। W है अमाउंट ऑफ आयंस इन ग्राम, Q है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और Z को बोलते हैं, कांस्टेंट है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z का वैल्यू होता है E बाई F और A बाई VF, वेयर E क्या है, E है इक्विवेलेंट मास, समझते हैं आप, इक्विवेलेंट मास। ये क्या है, ये है एटॉमिक मास, V है वैलेंसी ऑफ मेटल या मेटल जो भी रहेगा, और F है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट, इसका मान आप जानते हैं 96,500 कूलम। ठीक है। W है अमाउंट ऑफ आयंस इन ग्राम, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Q है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये होता है कूलम में, क्वांटिटी इन कूलम। ठीक है, कूलम में होगा। और ये Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू हर एलिमेंट का फिक्स है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट फॉर ए गिवन एलिमेंट, इट इज कांस्टेंट फॉर गिवन एलिमेंट, हर एलिमेंट का अलग है। कितना, Z इक्वल टू E बाई F। E है इक्विवेलेंट मास, F है फैराडे कांस्टेंट, और E बराबर होता है A बाई V, जानते हैं आप। A एटॉमिक मास, V वैलेंसी, तो खाली E के बदला में A बाई V दे दिए तो A बाई VF हो गया। E इक्विवेलेंट मास, A एटॉमिक मास, V वैलेंसी, F है फैराडे कांस्टेंट, यह यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 96,500। कोई दिक्कत? अब समझ गए, W1 समझ गए होंगे। W1 मतलब मास ऑफ पहला, W2 मतलब मास ऑफ दूसरा, E1 इक्विवेलेंट मास ऑफ पहला, E2 फिर मास ऑफ दूसरा। अब ये C और T क्या है? C है करंट इन एम्पियर, करंट इन, T है टाइम इन सेकेंड, Q बराबर होता है CT। 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड तक पास करेंगे, 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक पास करेंगे तो 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, यही है 2 फैराडे का लॉ, जिस पे आपको न्यूमेरिकल बनाना है। इसको उतार लिए हैं आप, तो हम दोनों डिफिनीशन लिख देते हैं। ठीक है, और आप लोग न्यूमेरिकल घर में बनाएंगे। अभी किसी के मन में क्वेश्चन है तो बोलिए, किसी के मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो बोलिए।
है क्या? नहीं है तो मिटा इसको, मिटा दूं? सभी नहीं बोलते हो भाई, तुम लोग तो छुपो रिश्तम हो। चलिए, तो मैं दो लॉ लिखता हूं। फर्स्ट लॉ, amount of ions deposited or liberated, मालूम है सॉलिड है तो डिपॉजिट होगा, गैस है तो लिबरेट होगा, at any electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. ध्यान दीजिए, अमाउंट ऑफ आयंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस is directly proportional to quantity of electricity passed through the electrolyte. किसी इलेक्ट्रोलाइट से कितना बिजली पास करते हैं आप, उस बिजली के क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइसिस में W ग्राम आयन डिपॉजिट हुआ, W ग्राम आयन डिपॉजिट हुआ और Q कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, यह लॉ कहता है कि W वैल्यूज एज Q, Q दुना होगा, W दुना होगा। जितना ज्यादा बिजली पास करेंगे उतना आयन जमा होगा। ये तो कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है। जितना अच्छा हम पढ़ेंगे उतना हमको ज्ञान होगा। जितना चीनी डालेंगे जल में उतना मीठा शरबत होगा। नमक जितना डालेंगे सब्जी में उतना नमकीन सब्जी होगा। तो जितना बिजली पास करेंगे उतना ही ये आयन जमा होगा। और हम जानते हैं कि जब हम वैल्यू का घटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इसको डिफाइन करेंगे अभी। और Q बराबर होता है C इंटू टी। सो W इक्वल टू Z इंटू C इंटू टी। इस फार्मूला पर कुछ नहीं, इस Z को डिफाइन कैसे करोगे? देखो, अगर C 1 एम्पियर हो, T 1 सेकेंड हो, तो W बराबर Z इंटू 1 इंटू 1, W इक्वल टू Z। देखिए आगे डेफिनेशन खुद से, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक पास करने पर जितना आयन जमा होगा दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक पास करने पे जितने आयन जमा होंगे दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। शुड आई राइट इट? मिटा दूं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अमाउंट ऑफ ions deposited or liberated at any electrode by passing 1 ampere current
और 1 सेकेंड मीन्स 1 कूलम, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी। 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जितना आयन डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वह कहाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? बहुत आसान है। W=ZCT, 4 टर्म है उसमें कोई 3 टर्म दिया रहेगा, एक आप निकाल सकते हैं, निकल जाएगा ना। और Z को पहचान भी लिए, 1 कूलम बिजली पास करने पर जो आयन जमा हुआ वह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और एक बात आप याद रखिए, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर E ग्राम आयन जमा होगा। 1 फराडे बिजली पास करने पर E ग्राम आयन जमा होगा, जो इक्विवेलेंट वेट है। अब V फराडे पास करने पर 1 मोल आयन जमा होगा। इस 2 बात को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इस पर बहुत सा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव बिना सॉल्व किए बन जाएगा। 2 लाइन क्या, 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी liberates या डिपॉजिट्स जो भी लिखना है, E ग्राम आयन, where is equivalent mass। याद रखिए, E1 फराडे E ग्राम, 1 फराडे मीन्स 96,500, 1 फराडे मीन्स 96,500 कूलम। And V Faraday electricity liberates or deposits A ग्राम आयन, 1 मोल भी कहते हैं। 1 ग्राम मतलब is atomic mass of element। 1 ग्राम means 1 mole, 1 mole atom। ये क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी 1 फराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 V फराडे से 1 मोल। 1 मोल कितना, जितना एटॉमिक मास है उतना ग्राम। बताइए सौरभ है, सौरभ कुमार झा, फिलहाल हाँ है सौरभ, बताइए। 27 ग्राम अल्युमिनियम को लिबरेट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 27 ग्राम अल्युमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? कोई बोल सकते हो, 27 ग्राम। हाउ मेनी Faraday or Coulomb electricity required to deposit 27 gram of aluminium? Anyone? No one. Aluminium, its atomic mass is 27. So 27 gram aluminium means 1 mole. It requires V Faraday. So V is valency. Valency of aluminium is 3. So 23 gram aluminium requires 3 Faraday electricity means 3 into 96,500 कूलम। आई बात समझ में? अल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, तो 27 ग्राम अल्युमिनियम 1 मोल हुआ। उसको लिबरेट करने के लिए V फराडे चाहिए।
जहाँ भी है वैलेंसी, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए 1 मोल एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए 3 फराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कोई दिक्कत? समझ जाएंगे आप लोग। किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक मास याद करेंगे, वैलेंसी याद करेंगे, अब देख लेंगे कि जितना वैलेंसी है उतना फराडे चाहिए 1 मोल के। जितना ग्राम दिया होगा निकाल लेंगे। ठीक है, चलो ये था फर्स्ट लॉ। ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको सवाल फटाफट बन जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप से। 1 फराडे से ई ग्राम, बी फराडे से ए ग्राम, 1 फराडे से ई ग्राम, अभी फराडे से ए ग्राम। चलो अब है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है when same quantity of electricity is passed through 2 electrolytes in series, then amount of ions deposited or liberated, whatever may be case, is proportional to their equivalent weights. इक्विवेलेंट वेट या मास जो कहिए, वेट और मास को केमिस्ट्री में हम लोग सेम सेंस में यूज करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट है सीरीज में, आप फिजिक्स के विद्वान हो, समझते हो सीरीज मतलब क्या होता है? पता है सीरीज मतलब? सीरीज मतलब एक का प्लस दूसरे के माइनस से, उसका प्लस तीसरे का माइनस से सीरीज बोलते हैं। सीरीज में सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और जब सबका प्लस एक साथ जोड़ते हैं, माइनस एक साथ जोड़ते हैं, उसको पैरेलल कहते हैं। पैरेलल में करंट बट जाता है। इसमें अगर हम सी करंट पास करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट से सी करंट ही पास करेगा। अगर हम पैरेलल में जोड़ते, ऐसे जोड़ते, एक ये है दूसरा ये है, इसका प्लस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके माइनस जुड़ा होता है, तब जो हम सी करंट पास करते तो दोनों में आधा आधा बट जाता। तो यहाँ हम नहीं भी लिखे तो बात बराबर है, सेम करंट पास करना है, मतलब लेना है सीरीज में ही। लेकिन और भी क्लियर हो गया तो कोई हर्ज भी नहीं है कि when same quantity of electricity is passed through 2 electrolytes, 2 और मोर भी कर सकते हैं, in series, then amount of ions deposited or liberated is proportional to their equivalent weight. इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका कोई मेटल का मान लो W1 ग्राम जमा हुआ, इसका इक्विवेलेंट मास E1 है। इसमें दूसरा जमा हुआ W2 ग्राम जिसका इक्विवेलेंट मास E2 है। ठीक है, दोनों सीरीज में जुड़े हुए, इसका मतलब है सेम करंट पास हो रहा है। तो अगर 2 या 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो अगर 2, हम लेते हैं एग्जांपल, अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट से सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ये W1 प्रोपोर्शनल टू E1 एंड W2 प्रोपोर्शनल टू E2। सो W1 by W2 इक्वल टू E1 by E2। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 3 क्वांटिटी है, 2 इक्विवेलेंट मास है, 2 मास है, कोई 3 दिया रहेगा, चौथा आपको निकालने के लिए कहेंगे।
बन जाएगा, बनेगा न्यूमेरिकल। दोनों लॉ पर न्यूमेरिकल है, पहला लॉ पर भी और दूसरा लॉ पर भी। इसको बनाओ, बना कर देखो, जो नहीं बनता है कुछ ओके सर। मिला दे इसको। कुछ कुछ बोलते नहीं आप लोग, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्या दिक्कत हो रही है। अब देखो हम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को मिलाते हैं। मान लो कि ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिससे हम सीरीज में जुड़े हुए हैं, मतलब एक का माइनस दूसरे का प्लस से जुड़ा हुआ है। सेम करंट हम पास करते हैं सी एम्पियर दोनों से t सेकेंड तक। इसमें W1 ग्राम जमा हुआ, इसमें W2 ग्राम जमा। ठीक है, इस आयन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मान लो Z1 है और इसका Z2 है। करंट सेम, टाइम सेम, मास ऑफ आयंस डिफरेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये भी डिफरेंट है। अब इसमें हम लॉ लगाते हैं, फैराडे लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कि W1 इक्वल टू Z1 इंटू C इंटू T, W2 इक्वल टू Z2 इंटू C इंटू T। कहता है पढ़े ना अभी WZCT, तो इसमें W1 जमा हुआ, वो W1 बराबर Z1CT और W2 बराबर Z2CT। तो W1 बाय W2 बराबर होगा, CT कट जाएगा ना, CT कट जाएगा ना। सेकेंड लॉ कहता है कि W1 बाय W2 बराबर A1 बाई 2। इक्वेशन 2। अब फर्स्ट और सेकंड को देखो तो क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, Z1 बाय Z2 इक्वल टू E1 बाय E2। Z1 बाय Z2 इक्वल टू E1 बाय E2। यही तीनों फार्मूला हम पहले लिख दिए थे एक जगह पर, आपको रहेगा लिखा हुआ, तो न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होगी इसलिए। ठीक है, आप बताइए आप लोग क्या प्रॉब्लम है आपको। पहले न्यूमेरिकल सर NCERT से अटेम्प्ट करके, पहले NCERT से अटेम्प्ट करिए, जो बन जाता है वेरी गुड, अगर नहीं बनता है तो उसको लिखिए व्हाट्सएप ग्रुप पे। जिसको आता होगा 11th क्लास में, मेरा जो 11th क्लास शुरू हुआ है उसमें ये बहुत अच्छा कल्चर डेवलप हुआ है। कोई बच्चा क्वेश्चन लिखता है, जिसको आता है वो फट से बना देता है उसको, और मैं चेक कर लेता हूँ, अगर ओके है तो मैं लिख देता हूँ या अल्टरनेट में फिर बताता हूँ। वही शुरू करिए आप लोग। प्रॉब्लम कोई लिखेगा, ओके सर, तो सबका प्रॉब्लम होगा, जिसको आता होगा वो फट से बना देगा और हम उसको देख लेंगे और फिर कर देंगे या हम करेक्शन कर देंगे, या जिस किसी नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। हम बना के व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं, क्लास में टाइम वेस्ट नहीं भी करेंगे, चलेगा। ठीक है सर एक लड़का है सर तो बोलो। हाँ सर एक लड़का है सर MLSM में ही है, इस बार 12th देगा सर, तो उसके पास उतना वैसा फोन नहीं है सर, तो वो वेबएक्स की मीटिंग में नहीं आ पाता है, और आपकी क्लास में सर यूट्यूब से देखता है। तो सर बोल रहा था कि सर का वीडियो आता तो है, लेकिन मतलब बहुत कंटिन्यूअस में नहीं रहता है सर, बोल रहा था। हाँ कभी कभी होता है, कभी नहीं कर पाते हैं ना, तो आगे पीछे हो जाता है। कोशिश कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू करने की।
असल में हम लोग भी तो नया है ना इस फील्ड में, तो नया जानकारी नहीं ना पहले से है, तो सब सीख ही रहे हैं।